बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डीजे चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन, दिन बड़ा अहम है। वैसे तो छुट्टी का दिन है, हफ्ता है, लेकिन सियासत की कोई छुट्टी नहीं है और सियासी डेवलपमेंट्स आज भी जारी रहेंगी। एक तो आज सिंध असम्बली के नौ मुंतखब अरकान अपना हल्फ उठाने जा रहे हैं और पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होने जा रहा है। पंजाब में बाय द वे वज़ीर आला के जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल, वो कहाँ गायब हो गए अचानक से, इस पर मैं बात करूंगा। और लियाकत चट्ठा जो कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्हें मुआफ़ीनामे का या एक तरदीदी बयान जारी करने के बाद भी उनकी जान नहीं बची और उन्हें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश हुई है। वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा इस हवाले से। और नाज़रीन, हम बात करेंगे कि ये जो मामला है चेयरमैन सेनेट का, क्या निगरान वज़ीर आज़म, मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, क्या ये अगले चेयरमैन सेनेट आ रहे हैं तो किस पार्टी से आ रहे हैं, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे से भी हम मजीद बात करेंगे। शेर अफजल मरवत को लेकर उन्होंने जो पटिशन की थी, बाय द वे उस पर पिछली वीडियो में बात करनी थी लेकिन नहीं कर सका। इस वीडियो में मैं डिटेल सारी आपसे शेयर करूँगा। उन्होंने बड़ी एक बारीक वारदात डाली है और मैं आपको बताऊंगा वो है क्या। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। तो जनाब, सबसे पहले जरा बात करते हैं शेर अफजल मरवत वाली वीडियो पे। पिछली वीडियो में मिस कर गया था स्टोरी, मैंने इंट्रो में इसका जिक्र किया था, तो मैं जरा पहले वो बयान कर दूं ये मामला है क्या। शेर अफजल मरवत ने एक पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने तीन उनकी प्रेयर्स है। प्रेयर नंबर 1 उनकी है कि इलेक्शन जो हुआ है 8 फरवरी को, इसे कलअदम करार दिया जाए। नंबर 2 जो उनकी प्रेयर है वो ये इलेक्शन कमीशन के जो अरकान का तकर्रर था उसको भी देखा जाए कि वो ठीक हुआ था या गलत हुआ था। नंबर 3 शेर अफजल मरवत ने दरखास्त की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो यह कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली जट्टा के खिलाफ जो कार्रवाई है, जो तहकीकाती कमेटी तहकीकात कर रही है इलेक्शन कमीशन की, उसे तहकीकात से रोका जाए। तो ये जो तीसरा मामला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, इसकी वजह क्या है। चूंकि एक तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कलअदम करार देने की पटिशन कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कलअदम नहीं भी होता, इलेक्शन में जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उस मामले को तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाईएस्ट फोरम के सामने लेकर जा रही है, हाईएस्ट अदालती फोरम के सामने। अच्छा, इस पर कल मेरी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब से मेरी बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे हमने ये फैसला किया है कि अब सिर्फ शेर अफजल मरवत नहीं बल्कि पार्टी के जो सीनियर वकला हैं वो भी इस पटिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जिनमें अली जफर साहब हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, हामिद खान साहब हो गए, ये लोग भी अब शेर अफजल मरवत के साथ यानी कि मिल के जाएंगे और अपना केस पेश करेंगे धांधली के हवाले से। इसमें जनाब जो मामला है जाहिर है ये पटिशन एडमिट कर ली गई है और मुमकिन है कि अगले 3-4 रोज में ये पटिशन समाअत के लिए लग भी जाएगी। अच्छा, इसमें साथ ही एक वारदात जो की शेर अफजल मरवत ने, एक तो इलेक्शन कमीशन के अरकान के बारे में कहा। इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रर 2020 में हुआ था, 20-21 में हुआ था। अब 20 में हुआ था, 4 साल बाद जाकर पीटीआई को याद आया है। तो ये इसमें तो मुझे कोई इतनी खास जान नजर नहीं आती। जो असल मामला है जो शेर अफजल मरवत ने किया है वो यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तहकीकाती कमेटी से काम करने से रोकने की इस्तदा की है। अब जब मामला आएगा, यानी 3 चीज़ें उन्होंने एक ही पटिशन के अंदर क्लब कर दी हैं। तो जब मामला आएगा कमिश्नर रावलपिंडी का, तो उस पर तहरीक इंसाफ ने प्लान ये कर रखा है, शेर अफजल मरवत का प्लान ये है कि वो जब ये प्रेयर अपनी रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस समाअत को जो है वो बेंच को हेड कर रहे हों, तो वो बोलेंगे सर ये कमिश्नर का मामला भी है इस केस के अंदर। तो कमिश्नर ने चूंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था धांधली का, वो सच्चा झूठा जैसा भी है, उसकी तहकीकात होंगी या होनी है, तो आप बराह करम इस बेंच से उठ जाइए। आप इस बेंच से उठ जाइए, आप अपने अलावा बेंच में किसी और को शामिल करें, आप यानी इस बेंच में शामिल होने से माजरत कर लें। तो ये चीफ जस्टिस को इलेक्शन वाली पटिशन में दायर करके उसमें ये मामला डाल के कमिश्नर रावलपिंडी वाला, तो चीफ जस्टिस को जो है बेंच से उठवाने का या दस्तबरदार करवाने का ये एक प्लान है जो मुझे पता लगा। मैंने आपके साथ डिटेल से करूँ, ये बड़ी बारीकी से शेर अफजल मरवत ने ये वारदात डाली है। अच्छा, देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आप को बेंच से अलग करते हैं या नहीं करते, ये लगती है उनके बेंच में भी या नहीं लगती। ये अगले 3-4 रोज में ना हम ये बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स डिसाइड होने, तो ये मामला सामने आ जाएगा। दूसरा जनाब जो मामला जो मैं बात कर रहा था कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से, तो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान जारी किया, वजाहती बयान, वो उन्हें किसी बड़ी सजा से लगता है कि नहीं बचा सकेगा। उनके साथ लगता है फिर से हाथ हो गया है, उन्हें कोई डरा धमका के या कुछ सब्ज बाग दिखा के कहीं नहीं आप बच जाएंगे कार्रवाई से। तो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इल्जामात जो है उसमें इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को झूठ करार दे दिया है। ये इंक्वायरी कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। मेमन साहब, निसार मेमन साहब गालिबन जो इसको हेड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। लियाकत चट्ठा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश की गई है इस कमेटी की जानिब से। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है जो कि कमीशन को पेश कर दी गई है।
लियाकत चड्ढा ने तस्लीम किया कि किसी के बहकावे में आकर बयान दिया, यानी वो तहरीक इंसाफ की तरफ जो बयान में मेंशन किया गया है वो उसका इशारा किया जा रहा है। लियाकत चड्ढा ने इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान पर मुआफ़ी मांग ली है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इल्जामात झूठ पर मबनी हैं। इंक्वायरी की रिपोर्ट के साथ साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान लगाया गया है। 6 DROs और कौमी और सूबाई हल्कों के ROs के बयानात भी लगाए गए हैं। तो ये जनाब उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जो है वो सिफारिश की गई है। इसके अंदर तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन फलां जनाब काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें डाली गई हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो जो उन्होंने सेकंड बयान जारी किया जिसे लोग ताबीर करते हैं फॉर्म 47 के साथ, बाय द वे इस पर भी पाकिस्तानी कौम बड़ी सियानी है और लोग समझ रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोगों के कल देख रहा था, मुझे कुछ बड़े दिलचस्प लगे, मैंने आपसे शेयर भी करता हूँ। एक बंदे ने अपनी राय का इजहार इस तरह से किया जी, जो कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान था वो जो उनका पहला बयान था जिसमें उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था वो एक्चुअली फॉर्म 45 वो था। तो बाद में जो उनका एक वजाहती बयान आया भाई ये सब कुछ झूठ था, मैंने किसी कहने पे किया, तो लोग कह रहे हैं ये फॉर्म 47 है। अगर किसी ने फॉर्म 47 फॉर्म 45 को समझ जाए तो वो कमिश्नर रावलपिंडी के पहले और दूसरे बयान को समझ ले, पहला फॉर्म 45 है, दूसरा 47 है। एक बंदे ने यह भी कहा कि मरीम नवाज साहिबा अभी पंजाब की वज़ीर आला बनी नहीं है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना चार्ज नहीं संभाला। हेल्थ का निज़ाम इतना अच्छा हो गया है कि 5 दिन के अंदर कमिश्नर रावलपिंडी की मेंटल हेल्थ बिल्कुल दुरुस्त हो गई, जिससे पहले मेंटल करार दे दिया गया था, जहनी मरीज करार दे दिया गया था, साइको करार दे दिया गया था पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से। फिर एक बंदे ने और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया, उसने कहा जी IT का शोबा पाकिस्तान जो है IT के शोबे में दुनिया में नंबर 1 है कि जो सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के अंदर अपडेट होता है और जितना जल्दी होता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो ये लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। यानी कि इससे मेरा पॉइंट ये है कि लोग समझते हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तानी नौजवान है, एक आम पाकिस्तानी है, वो समझता है कि क्या हो रहा है। कोई यानी कि इस तरह की चीज़ों से आज बयान कुछ और दिया, 5 दिन बाद कुछ और बयान दे दिया, तो लोग जो है वो बेहतर समझते हैं कि असल मामला, असल हकीकत क्या है। तो लियाकत चड्ढा के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है उस इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में, जिस इलेक्शन कमीशन को उन्होंने धांधली का मौरूद इल्ज़ाम ठहराया था अपने पहले बयान के अंदर। तो वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इलेक्शन कमीशन को ये तहकीकात खुद करने के बजाय किसी जुडिशल फोरम को ये कहना चाहिए था। कोई जुडिशल फोरम अगर तहकीकात करता, कोई किसी हाई कोर्ट के जज की सरबराही में या किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की सरबराही में कोई अगर तहकीकाती कमेटी बन जाती, तो वो ज़्यादा, कोई कमीशन बन जाता तो वो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी उसके साथ अटैच होती। वो इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रहा है जिसके अपने ऊपर इल्ज़ाम है, जिसके अपने ऊपर उंगलियाँ उठी हैं। इलेक्शन कमीशन कहाँ अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेगा कि हाँ कमिश्नर लियाकत चड्ढा ठीक कह रहा था, हाँ बाकी हमने धांधली की है? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बड़ा वाज़ेह एक मिसाल है। अच्छा चले, इसके अलावा जो आज डेवलपमेंट से बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक तो सिंध असेंबली में हल्फ हो रहा है, तो उसमें GDA और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने एहतजाज करने का प्लान किया है। इस दौरान सिंध की निगरान हुकूमत ने लगा दी है दफ़ा 144 और सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि भाई यहाँ किसी को भी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और दफ़ा 144 चूँकि नाफिज कर दी गई, असेंबली के बाहर कोई गैदरिंग, कोई हुल्लड़बाजी, कोई मुजाहरा, कोई किसी किस्म की गैदरिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरा जनाब, पंजाब असेंबली के स्पीकर जो है और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है। स्पीकर के लिए मलिक अहमद का नाम आया है। बड़े ही जो है वो नर्म गुफ्तार लीडर है मुस्लिम लीग नून के और बड़े कम टाइम में इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर अंदर नून लीग के बड़े क्लोज सर्कल्स में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और दूसरा जो डिप्टी स्पीकर के लिए जो है बहावलपुर के ज़हीर इकबाल चन्हण, उन्हें जो है वो जो है किया गया है, इस मामले के लिए चूज़ किया गया है। अच्छा, बाकी इसके अलावा जो मामला है मियाँ असलम इकबाल का, तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है अपना CM का कैंडिडेट जो है फील कर दिया मियाँ असलम इकबाल को। एक तो यहाँ पे मामला ये हो रहा है जनाब के मुस्लिम लीग नून को मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं। उनकी तादाद जो है वो 125 100 यानी 150 से क्रॉस कर चुकी है, बल्कि 200 भी क्रॉस कर चुकी है मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद। इधर आप तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो बंदे हैं वो अभी तक भी 111-12 पे खड़े हैं, चूँकि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिली है। तो मखसूस नशिस्तों के बगैर ही अगर CM पंजाब का इलेक्शन हो जाता है तो ये इलेक्शन मैं समझता हूँ कि क्रेडिबल इलेक्शन नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें नहीं होगी। एक पार्टी को आप मखसूस नशिस्तों के साथ इलेक्शन लड़वा रहे हैं, एक पार्टी को आप बगैर मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन लड़वा रहे हैं, और उस पार्टी का जो CM का कैंडिडेट है मियाँ असलम इकबाल, उसके बारे में यह है कि वो बंदा गायब है। अल्दो जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि भाई गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन फिर भी वो बंदा गायब है। और सिंध असेंबली के करीब तक वो पहुँच गए, सॉरी पंजाब असेंबली के करीब तक वो पहुँच गए थे गुज़िश्ता रोज़, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो गए। कोई रब्ता उनसे नहीं हो सका किसी भी किस्म का। अलबत्ता आमिर डोगर साहब ने यह दावा ज़रूर किया है कि जो मियाँ असलम इकबाल है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब उनके स्पीकर सत्यान खान से यह दरख्वास्त की गई है कि आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि वो इलेक्शन जब होगा वो अपना हल्फ उठाने के बाद वो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन लड़ सकें। अच्छा, सिंध में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह के दामाद अवैस कादिर शाह को नॉमिनेट किया है और डिप्टी स्पीकर के लिए
एंथनी नवीद को किया है, और ये यानी कि माइनॉरिटी से हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। और ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छा फैसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि एक माइनॉरिटी से उन्होंने डिप्टी स्पीकर चुना है, तो ये बड़ा कमेंडेबल है। अच्छा, बाकी एक अहम चीज़ जो सिंध की सही आ रही है, वो सिंध हाई कोर्ट बार बार कह रही है, वो थक गई है क्या कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब, भाई ट्विटर जो है उसे बहाल करने को मसला करनी है। 3 फैसले उनके आ चुके हैं, 3 मतलब वो कह चुके हैं, लेकिन हराम है किसी के कान पे जूं कोई रिंगे, ट्विटर बंद है। यानी कि चंद 1-2 घंटे के लिए खोला जाता है शर्त पूरी करने के लिए, और उसके बाद ट्विटर बंद कर दिया जाता है। और हाल यह है कि हमारे वजीर IT तक जो है, वजीर आजम जो है, निगरान वजीर आजम, वो भी VPN लगा के पाकिस्तान में ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी शेमफुल, वेरी अलार्मिंग। और इसके बाद पता नहीं और कौन कौन सी सोशल मीडिया ऐप्स पाकिस्तान के अंदर बंद करनी है। ऐसा क्या है जिससे छुपाने के लिए सारा कुछ बंद किया जा रहा है। अच्छा, आज एक काम और ये हुआ है कि जब मैं मखसूस नशस्तों की बात कर रहा हूँ, जब मैं तहरीक इंसाफ के मामलों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 262 से मुंतखब MNA आदिल बाज़ई जो हैं, ये शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में। ये इंडिपेंडेंट लड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से NA 262 से, और अब ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। तो इसका क्रेडिट किसको देना है ये आप बेहतर समझते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर मुझे एक और नोटिस वगैरह कोई आ जाना है कहीं ना कहीं से। अच्छा, बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है शेर अफजल मरवत का, वो भी कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनने के लिए। लेकिन जो बैरिस्टर अली जफ़र ने नाम तजवीज़ किया दोबारा से पार्टी चेयरमैनशिप के लिए, वो बैरिस्टर गौहर खान का नाम ही उन्होंने तजवीज़ किया है। और बाय द वे, अब शेर अफजल मरवत कैसे काम करेंगे बैरिस्टर गौहर के साथ, के जिनके बारे में वो कह चुके हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो उनकी नालायकी या नाअहली थी, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया। अब वो दोबारा बन जाते हैं तो शेर अफजल मरवत की वर्किंग उनके साथ कैसी होगी, ये बड़ी एक अहम चीज़ होगी, देखने वाली होगी। क्योंकि शेर अफजल मरवत जो है उन्हें एक नालायक और नाअहल पार्टी चेयरमैन करार दे चुके हैं कि भाई ये इंतखाबी धांधली के ऊपर, बाकी मामलों के ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से पार्टी का केस जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सके। एक लूक वार्म रिस्पॉन्स था उनका धांधली के संगीन तरीन इल्ज़ाम के बावजूद। अच्छा, एक चीज़ जो है जनाब वो ये है कि अब जो मैं बात कर रहा था निगरान वज़ीर आज़म की, अनवारुल हक काकड़ की, कि वो भी VPN लगा के तो इस्तेमाल करते हैं। अब लगता है उनका एक और VPN लगने वाला है। यानी निगरान हुकूमत के बाद अमूमन लोग ओहदे नहीं लिया करते, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में रिवाज बन चुका है कि निगरान हुकूमत से लोगों का जो ही वो वहाँ से फारिग होते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड वगैरह मिल जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा था 2013 में नजम सेठी को पंजाब में CM रहने के बाद, निगरान वज़ीर आला रहने के बाद उन्हें मिल गई थी चेयरमैन PCB का ओहदा मिल गया था। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब रहे जनाब, साल 13 महीने वज़ीर आला रहने के बाद पंजाब का उन्हें चेयरमैन PCB लगा दिया गया है। और बड़ी हैरानकुन बात है कि तब भी चेयरमैन PCB, अब भी चेयरमैन PCB, तब भी नून लीग की हुकूमत आई थी, आज भी नून लीग की हुकूमत आई है, तब भी धांधली के इल्ज़ाम लगे थे, आज भी धांधली के इल्ज़ाम लगे हैं। और अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो, उनके बारे में खबर एक चल रही है। बाय द वे, कल मेरे शो पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी तलात फैसल करीम कुंडी साहब ने ये दावा किया था। उन्होंने कहा था कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो फेवरेट है, अब तक वो फेवरेट है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी को रुकने कौमी असम्बली का हल्फ ना उठाने का जो है वो कहा गया है। पीपल्स पार्टी ने उन्हें ये कहा है कि आप कौमी असम्बली के मेंबर का हल्फ आप ना उठाएं। तो वो अभी सेनेट में ही फिलहाल रह रहे हैं, और सेनेटर के तौर पर जो है वो चेयरमैन सेनेट की दौड़ में जो है वो दोबारा से शामिल होंगे। और इसमें जनाब मामला यह है कि एक खबर ये आ रही है कल से, ये पहले भी इसमें पिछले हफ्ते भी इसमें मैं बात कर चुका हूँ गालिबन, कि जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका नाम भी चल रहा है कि वो भी अगले चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहने के बाद ऐसा कोई रियासती ओहदा है नहीं कि जिस पर आप काम कर सके, सदर ही आप बन सकते हैं, उसके बाद फिर उससे नीचे आना मेरे से मुनासिब नहीं होता। तो अब जनाब यह है कि या फिर आप स्पीकर बन जाएं या आप बन जाएं चेयरमैन सेनेट बन जाएं, तो इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो अगले चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। लेकिन किस पार्टी की तरफ से बनेंगे ये भी बड़ा अहम मामला है। वो बाप पार्टी की तरफ से नहीं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सेनेट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। सेनेटर बनने के बाद वो चेयरमैन सेनेट का ओहदा उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन देखते हैं, ये एक टफ चॉइस होगी पीपल्स पार्टी में कि आया वो चेयरमैन सेनेट जो है अनवारुल हक काकड़ को बनाते हैं या यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाते हैं। क्योंकि उन्होंने ये ओहदा नून लीग से लिया है बड़ी फाइट करके, तो एक ऐसे बंदे को क्या वो ओहदा दे देंगे जो बंदा कहीं से आया और किसी के रेफरेंस से आया और उसको राह चलते जनाब चेयरमैन सेनेट का ओहदा दे दिया गया। देखते हैं, अगर ये नहीं होता तो फिर ये भी इत्तलात हैं कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो कोई उन्हें किसी मुल्क में एम्बेसडरशिप जो है वो अगले टेन्योर के अंदर शायद दे दी जाए। तो ये चीज़ें चल रही है।
ये रनिंग स्टोरी है सारी। आज देखते हैं कि क्या मजीद डेवलपमेंट्स आती हैं, लेकिन काफ़ी हैपनिंग्स आज हो रही हैं सिंध में। आज काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स होगी। आपको इंशाल्लाह जो भी अगली खबरें होंगी उनसे अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।